डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स टू डिराइव एनर्जी। तो कुछ जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की हमारे शरीर में जरूरत होती है ताकि उससे एनर्जी है वो निकाली जा सके। और जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस किया था। तो रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं जितने भी, वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सेम ही रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द कैटाबोलिक रिएक्शन। जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, उसको कैटाबोलिक रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि उसमें ब्रेक होता है, ग्लूकोज डिकम्पोज होता है। और CO2 है वो जो उसमें रिलीज होती है तो वो बड़ी हार्मफुल होती है, तो उसको बाहर निकालना भी जरूरी होता है। O2 has to be continuously provided to cells and CO2 produced by the cell have to be released out। तो जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो सेल्स को लगातार प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, और जो CO2 उसमें बनती हैं तो उनको शरीर से लगातार बाहर करना पड़ता है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फियर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। जो ये एक्सचेंज होता है O2 का, हम एटमोस्फियर से लेते हैं और CO2 को एटमोस्फियर में छोड़ते हैं, और जो सेल्स हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनको CO2 से फ्री किया जा सके। तो यही जो प्रोसेस है वो ब्रीथिंग कहलाती है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या पाए जाते हैं? और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर जो मेनली प्रोसेस होती है वो सिंपल डिफ्यूजन होता है। जैसे किसके अंदर? लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बाय देयर एंटायर बॉडी सरफेस। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि स्पंजेस हैं, जो फाइलम पॉलीफेरा में आते हैं, सिलेंट्रेटा है, फ्लैटवर्म्स हैं, तो इनके अंदर जो भी, इनके पास कोई स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो इनके जर्नल बॉडी सरफेस से ही करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं किनके अंदर? जो इंसेक्ट होते हैं खासकर। तो इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। जो आर्थ्रोपोडा में हमने ट्रैकियल ट्यूब्स हैं वो डिस्कस की थी, तो वो स्पेशल एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती हैं इंसेक्ट में। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल। गिल होते हैं, गलफड़े प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं ये। और ये जो रेस्पिरेशन है किसके द्वारा ज्यादातर यूज किया जाता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क के द्वारा। तो जो मोलस्क हैं, जो कि सैल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे स्नेल है, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स मतलब जो पानी के अंदर पाए जाने वाले कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो उनके अंदर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है वो पाया जाता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो ये स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जैसे एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोइस्ट स्किन, अर्थवर्म यूज देयर मोइस्ट क्यूटिकल। तो जो क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है अर्थवर्म में, जो कि उनको प्रोटेक्शन करती है, और साथ में जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी लेयर, उनकी जो बॉडी सरफेस है वो बड़ी हर टाइम पे कैसी रहती है? मॉइस्ट रहती है। तो मॉइस्ट रहने का मकसद क्या होता है? ताकि एयर से डायरेक्ट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो किया जा सके सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। Pulmonary respiration, vascularized bag called lungs in terrestrial form for the exchange of gases। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पेशल प्रकार के, वेस्कुलराइज्ड का मतलब उनके अंदर काफी सारी छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्स ही प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। बैग मतलब थैले जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनको लंग्स बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। Among vertebrates, fish use gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs।
तो वर्टिब्रेट्स की जो अलग अलग क्लास होती हैं, जैसे पाइसिज हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इनमें केवल जो फीसिज हैं वही गिल्स का इस्तेमाल करती हैं, वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करती हैं। बाकी जितने भी क्लास हैं वो सारी लंग्स उनके पास होते हैं, तो इसका मतलब वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके टू पार्ट होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। पहला है कंडक्टिंग पार्ट। तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इसका काम क्या होता है, जो O2 है एटमॉस्फेयर में उसको अपने लंग्स के अंदर जो एल्वलाई होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उनके पास पहुंचाना। तो जितना भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि नोस्ट्रिल, जो कि नथुने होते हैं, उनसे स्टार्ट होके जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स मतलब जिनके सिरों पे ये एल्वलाई प्रेजेंट होती है, वो बिल्कुल फाइन ट्यूब होती हैं, तो उस ट्यूब तक के पार्ट को हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वलाई। तो इस भाग का काम क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर में एयर है, ऑक्सीजन है, उसको एल्वलाई तक पहुंचाना। क्लियर इट फ्रॉम द फॉरन फॉरन पार्टिकल, जो भी इसके अंदर अलग अलग धूल मिट्टी वगैरह पार्टिकल हैं या फिर वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो उनको भी कोशिश की जाती है साफ करने की। ह्यूमिडिफाइड्स एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमिडिफाइड का मतलब है जो एयर बाहर प्रेजेंट है उसको नमी युक्त बनाता है, कनेक्टिंग पार्ट, और साथ में जो उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर दिया जाता है। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो यही वो पार्ट होता है जहाँ पे जो एक्सचेंज किया जाता है गैसेज का, फॉर्म्ड बाय द एलोलाई एंड दियर डक्ट। तो एलोलाई जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर, जो कि ब्रोंक्यूल्स के टिप पे पाई जाती हैं, तो डायग्राम में भी हम देखेंगे। तो उनका जो डक्ट है, उनकी जो नाड़ियां हैं, ट्यूब्स हैं, उनके मिलकर बनती है ये। साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन बल्ड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर कंडक्टिंग पार्ट के द्वारा एल्वलाई के अंदर लेके जाई जाती है, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनके बीच में और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो एक्चुअल डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मतलब जो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, खासकर यहाँ पे गैसेज पार्टिकल, वो मूव करेंगे, तो उसकी जो रियल साइट है वो रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट करता है, जो कि एल्वलाई के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब है गैसियस, गैस का जो रास्ता क्या है, एयर का रास्ता जो हमारे लंग्स में पहुंचती है। तो ये स्टार्ट होता है ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबो अपर लिप्स विच लीड्स टू ए नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। तो ये एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल मतलब जो छिद्र होते हैं दो, जो कि अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो अंदर जाके एक ट्यूब होती है नेजल पैसेज, और उसके जरिए कहाँ पे जाके खुलते हैं, नेजल चैम्बर। जैसे बक्कल कैविटी एक ओरल चैम्बर होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेजल चैम्बर होता है। नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरेंक्स। फेरेंक्स, तो फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज होता है, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे जो एयर और जो फूड है वो दोनों आके मिल जाती हैं। उसके बाद फेरेंक्स ओपन इनटू द लैरिंक्स। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा फेरेंक्स के बाद, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ओसोफेगस देखा था, लेकिन यहाँ पे लैरिंक्स रहेगा। लैरिंक्स साउंड बॉक्स होता है, और ये एक रीजन होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया होती है विंड पाइप, वायु नली, तो उसके अंदर एक रीजन होता है साउंड बॉक्स, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। यहीं पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम एयर को बाहर रिमूव करते हैं तो इनमें कंपन होती है, और कंपन होगी तो वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called the epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। तो जब हम कोई भी चीज निगलते हैं तो उस टाइम पे ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है और जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है, ये कॉमन चैम्बर में खुलती हैं फेरेंक्स के अंदर। और जो विंड पाइप की ओपनिंग है ग्लोटिस, उसको एक एपिग्लोटिस नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक ढक्कन का काम करती है। थिन इलास्टिका मतलब है बड़ी ही पतली, और वो इलास्टिका मतलब लचीली होती है, जो क्या करती है, जब भी हम कोई भी खाने का पार्टिकल निगलते हैं तो वो विंड पाइप को कवर कर लेती है, और यदि बाई चांस वो कवर नहीं कर पाती है तो खाने का पार्टिकल है वो विंड पाइप में चला जाता है, और हमको जो जो कफिंग वगैरह है, खांसी वगैरह होती है उस केस में, और जब तक वो खांसी होती है, जब तक वो फूड पार्टिकल विंड पाइप में से निकल नहीं जाता है। खासकर लेनेक्स में एंटरिंग होती है, और कई बार चोकिंग टाइप की कंडीशन भी हो जाती हैं, जब जो विंड पाइप में कोई भी पार्टिकल फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता है, तो यदि वो टाइम पे नहीं निकलता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है।
Trachea is straight tube extending up to mid-thoracic cavity which divides at the level of hip thoracic vertebra into right and the left primary bronchi. ट्रैकिया एक स्ट्रेट एक सीधी ट्यूब होती है, एक्सटेंडिंग मतलब जो फैली हुई होती है, कब कहाँ तक, मिड थोरेसिक कैविटी जो चेस्ट है, चेस्ट के मिडल तक फैली होती है, और जो पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रा होते हैं, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं, जैसे 12 होते हैं ये थोरेसिक रीजन में, तो पांचवें थोरेसिक रीजन में जाके मतलब मिडल में पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रा के पास जाके ये दो के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, और उनको क्या बोलते हैं फिर, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद है ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो जो प्रत्येक ब्रोंकाई है जो प्रत्येक लंग में एंटर करती हैं, तो आगे डिवाइड होती रहती हैं, जैसे टैनिया डिवाइड होती रहती हैं, और वो आगे सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई बनाती है, और साथ में लास्ट में जाके ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स ही क्या है, थिन एंडिंग होती है, बिल्कुल पतली ट्यूब होती हैं, और ये टर्मिनल पोर्शन पे प्रेजेंट होती हैं। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो जितनी भी जो विंड पाइप है, जो ब्रोंकाई हैं अलग अलग, और जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं, तो ये इनके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग मतलब कार्टिलेज के बने हुए छल्ले प्रेजेंट होते हैं, जो इनकम्प्लीट मतलब हो सकता है पूरे कंप्लीटली कवर ना करते हों। और इनका काम क्या होता है, कार्टिलेजनस रिंग का पूछ लेते हैं। तो ये जब भी एयर इस ट्यूब में से एंटर करती है कंडक्टिंग पार्ट में से, और जब एयर को बाहर निकाला जाता है, तो इससे चांसेस क्या रहते हैं, जो ट्यूब है उसके कोलैप्स होने के, उसके पिचकने के चांस होते हैं। और यदि एयर बार बार इसमें से एंटर तो करती हैं और बार बार रिमूव भी होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन में होता है, तो यदि लगातार होता रहा तो ये कोलैप्सिंग से जो ट्यूब है वो डैमेज हो सकती है। इसी डैमेज से कार्टिलेजनस रिंग उनको बचाती हैं। Each terminal bronchioles give rise to number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure alveoli। प्रत्येक जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसका टर्मिनल जो भाग है उसके ऊपर एक नंबर ऑफ थिन, थिन का मतलब पतली, इरेगुलर का मतलब अलग अलग शेप में, वाल्ड का मतलब परत होती है उसके अंदर, इरेगुलर वाल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड का मतलब होता है उसके अंदर काफ़ी सारी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो फाइन ट्यूब उनकी कैपिलरीज उनकी काफ़ी पाई जाती हैं, और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ये, जिनको एल्वोलाई बोलते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी इन्हीं को बोला जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे लंग्स होते हैं, ये जो एयर है सबसे पहले यहाँ से एंटर करती है नेजल चैम्बर, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई से एंट्रिंग हो जाती है लंग्स में, और जो उसके बाद वापस इसी ट्रैक से वापस छोड़ दी जाती है। तो ये जो रीजन है थोरेसिक रीजन होता है, और थोरेसिक रीजन में फिफ्थ जो वर्टिब्रा होती है, तो वहाँ पे जाके जो ट्रैकिया ब्रोंकाइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम एक जो पोजीशन है हमारे लंग्स की और जो ट्यूब है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बॉडी में, उनको यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, और किस तरीके से जो सांस लिया जाता है उसका जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का वो हम देख सकते हैं। उसके बाद है लंग्स। लंग्स क्या है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइजेज टू लंग्स। ब्रांचिंग का मतलब जो अलग अलग टहनियाँ निकली होती हैं ब्रोंकाई की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल फाइन डक्ट होती हैं, एंड एल्वोलाई जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं। इन सब से मिलके दो लंग्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं, थोरेसिक चैम्बर, एंड एयर टाइट चैम्बर होता है ये। इसमें मतलब एयर है ना अंदर बाहर नहीं जा सकती, बस ट्रैकिया के जरिए ही अंदर बाहर जा सकती है, और ये थोरेसिक रीजन जो चेस्ट वाला रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड लेटरली बाय रिब्स ऑन लोअर साइड बाय डोम शेप्ड डायफ्राम। तो इसको हर जगह से कवर किया जाता है लंग्स को डोर्सली। डोर्सली का मतलब होता है पीठ वाली साइड से वर्टिब्रल कॉलम है वो इसको कवर करती है। वेंट्रली एक्सटर्नम होता है, नाइफ बोन बोलते हैं इसको, जो आगे प्रेजेंट होती है, तो वो स्टर्नम बोन होती है। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हम देखेंगे एक चैप्टर में, तो वहाँ पे स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेटरली का मतलब है साइड वाइज रिब्स प्रेजेंट होती हैं, रिब केज जिसको बोलते हैं, एंड लोअर साइड में एक डोम शेप्ड, एक गुम्बदाकार एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। और ये डायफ्राम क्या करता है, लंग्स को मतलब थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम।
तो जो लंग्स हैं वो 2 लेयर से कवर होते हैं जिनको प्लूरल लेयर बोलते हैं, और उन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरैसिक लाइनिंग। जो बाहर वाली लेयर होती है वो बिल्कुल जो थोरैसिक लाइनिंग है, जो थोरैसिक एक दीवार है, लेयर है इसकी स्किन की, तो उसके बिल्कुल टच में होती है, जबकि जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स के सरफेस के बिल्कुल टच में होती है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। तो इनका काम क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं तो फूलते हैं फेफड़े, और उसके बाद सांस छोड़ते हैं तो पिचक जाते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं। तो इनका जो फ्रिक्शन होता है बार बार, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही इन जो लेयर है इनके बीच में फ्लूइड है वो भी भरा होता है। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैसिक या थोरैसिक is such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung या pulmonary cavity। तो एनाटॉमिकल का मतलब है जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है लंग्स की, जो उनका अंदर का सेटअप होता है, और जो थोरैक्स के अंदर जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि उनके वॉल्यूम में थोड़ा सा भी जो चेंज है थोरैसिक कैविटी में, वो हमको जो लंग है या फिर पुलमनरी कैविटी है, जो अंदर का जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें दिख जाता है। तो जो सांस हम लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो बाहर से पता लग जाता है, क्योंकि जो वॉल्यूम में चेंज होता है, तो वो जो लंग के अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है वो बाहर थोरैसिक रीजन में एज इट इज दिखाई दे जाता है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर पुलमनरी वॉल्यूम। तो जो ये अरेंजमेंट है इस प्रकार का, ये बड़ा जरूरी होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसके लिए, और हम प्रिलिमिनरी वॉल्यूम के अंदर ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर काफ़ी सारी जो मसल्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, रिब्स का जो अरेंजमेंट है वो भी पार्टिसिपेट करता है, और जो हमने अलग अलग ट्रैक पढ़े उनको डायग्राम में देखते हैं। जैसे ये वाला जो उभरा हुआ भाग होता है, डमसेपल बोलते हैं इसको, जो मेल में बिल्कुल बाहर से गले के अंदर सेपरेट दिखाई दे जाता है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है, जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो ट्रैकिया है, हम देख सकते हैं यहाँ पे रिंग्स से बने हुए हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं इनको, और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बिल्कुल ब्रोंकियोल्स तक गए हुए हैं। तो इनका काम क्या होता है, ट्रैकिया के ऊपर जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, तो उनका काम होता है ट्रैकिया को पिचकने से बचाना, कोलैप्सिंग से बचाते हैं ये। उसके बाद अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, जैसे ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकाई भी बोलते हैं इसको, ब्रोंकस सिंगुलर को बोलते हैं, ब्रोंकाई प्लूरल को बोलते हैं। और हम देख सकते हैं एक साइड में जो रिब केज है उनके अंदर जो लंग्स सिचुएटेड है, दूसरी साइड में लंग्स के जो जो लंग एक लंग है जो उसका इनसाइड व्यू दिखा रखे हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखा रखी है। तो इसमें जैसे हम एक पेड़ में देखते हैं जो ब्रांचिंग वगैरह होती हैं काफ़ी सारी, तो यहाँ पे भी जो ब्रोंकस है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद लास्ट में जो थिन ट्यूब होती है उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और इन्हीं के आगे बिल्कुल बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो कि एयर एक्सचेंज होती हैं, जो मेन एक्सचेंज एल्वोलाई में होता है। और नीचे की साइड में एक डायफ्राम होता है जो कि थोरैसिक कैविटी, जो थोरैसिक कैविटी है चेस्ट रीजन है, उसको एब्डोमिनल कैविटी से, पेट वाले रीजन से अलग करता है। और जो रिब्स हैं वो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और ये भी हम देख सकते हैं कि लंग्स का जो रिब केज में किस प्रकार से प्रोटेक्टेड होता है। उसके बाद है, ये हम देख सकते हैं हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो लंग्स हैं उनके अंदर जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो किस तरीके से मूवमेंट होती हैं, तो वह हम इस मूविंग डायग्राम से देख सकते हैं। और जो एल्वोलाई हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे एयर एंटर कर रही है, उसके बाद जो भी एयर है वो लंग्स में जाएगी, और लंग्स में जो अलग अलग ब्रांचिंग है तो वहाँ पे ब्रांचिंग देख सकते हैं, अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहाँ पे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं वो डायरेक्ट क्या करती हैं, स्वेल अप हो जाती हैं। तो ये ट्रैकिया है, उसके बाद ब्रोंकाई में एयर जा गई है, इनको ब्रोंकाई बोलेंगे। और उसके बाद आगे वाले क्या हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, और ब्रोंक्यूल्स में जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको एल्वोलाई बोला जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं जो अलग अलग रियलिस्टिक पिक के द्वारा कि किस तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो होता है। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस पार्ट का। तो इसमें क्या है होता है, जो अलग अलग रेस्पिरेशन के स्टेप होते हैं उसमें स्टेप वाइज क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एलुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा का एक्सचेंज होना। वैसे खिड़की होता है वेंटिलेशन, और खिड़कियां क्या करती हैं, रूम में एयर का जो एक एक्सचेंज करती हैं,
तो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो एयर है O2 O2 वाली एयर होती है, जो ऑक्सीजन लिए वाली एयर है, उसको तो अंदर लिया जाता है और CO2 रिच जो एल्वेलर एयर है उसको बाहर छोड़ा जाता है। उसके बाद क्या होएगा, जो एयर एल्वेलाई में चली जाएंगी तो उनके अंदर जो एक्सचेंज है एयर का, ऑक्सीजन एंड CO2 का, वो होता है किनके अंदर होता है, वो अक्रॉस द एलोलर मेम्ब्रेन। एलोलर मेम्ब्रेन होती हैं जो एलोलाई के अंदर जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। ब्लड क्या करेगा, जो भी गैसेज यहाँ पे इसने ली हैं, ऑक्सीजन ली है या फिर CO2 को वो सेल से लेके आया है, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो जब ये ब्लड है टिश्यू के पास पहुंचेगा, सेल्स के पास पहुंचेगा, वहां पे इसी प्रकार का एक्सचेंज देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये टिश्यू से CO2 लेगा और O2 वहां पे छोड़ देगा। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। तो वहां पे जो सेल्स हैं वो O2 का यूटिलाइज करेंगे, किसके लिए, कैटाबोलिक रिएक्शन जो रियल रेस्पिरेशन होता है, और रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, और जो CO2 वहां पे पैदा होती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, तो उसको क्या किया जाता है, ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं मेन मेन रेस्पिरेशन के। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ जो एयर है अंदर की तरफ गई है तो फेफड़े फूल जाते हैं। तो अलग अलग रीजन है वो यहाँ पे भी हाईलाइट करके दिखा रखे हैं, और यहाँ पे जो एक्टिविटी है लंग्स की वो हम देख सकते हैं। उसके बाद है जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे एक्सचेंज डिफ्यूजन हो रहा है, जो एल्वेलाई की ये वाल है, एल्वेलाई में जो CO2 है वो ब्लड में आके फ्यूज हो रही है, और जैसे ही ब्लड में फ्यूज हो रही है तो इनका कलर हम देख सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में ब्लू है लेकिन बाद में ये कलर है वो रेड हो जाता है। तो ये एल्वेलर एक्सचेंज को शो कर रहा है। और उसके बाद जो एक डबल सर्कुलेशन पढ़ा जाता है, जो हम खासकर उसके अंदर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जो एयर है एयर का एक्सचेंज कैसे किया जाता है, हार्ट के द्वारा, जो ब्लड है खासकर, तो लंग्स के अंदर जो एलोला ये कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो स्टार्टिंग में टिश्यू से जो ब्लड है CO2 वाला ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं, वो फेफड़ों में लेके आया जाएगा। उसके बाद उसको किसके पास लेके जाएगा, लंग्स के अंदर। और लंग्स में जो रेड कलर देख सकते हैं हम, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उसको डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के अंदर है वो भेज दिया जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड शो कर रखे इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज थ्रू ब्लड, तो वो हम एक स्टेप के रूप में देख सकते हैं। और उसके बाद जब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है कहाँ पे, टिश्यू के अंदर, तो हम कलर चेंज देख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में रेड है RBC, उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन इनसे रिलीज हो रही है और CO2 इनके पास एब्जॉर्ब हो रही है तो इनका कलर ब्लू हो जाता है। तो जो हमारी वीन्स होती हैं जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर की दिखाई देती हैं, वो CO2 की प्रेजेंस की वजह से, जबकि एरिटरीज के अंदर जब भी हम ब्लड देखते हैं तो वो हमेशा रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये अलग अलग स्टेप हैं जो कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स को शो करते हैं, तो वो हम एक मूविंग डायग्राम से भी समझ सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से। तो इसके अंदर 2 स्टेजेज आती हैं। सबसे पहले है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे प्रेरणा नहीं है, इंस्पिरेशन का मतलब है इनहेलेशन, जो हम सांस को अंदर लेके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जिसमें जो वातावरण की जो एयर है उसको हम फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं, एंड एक्सप्रेशन बाय विच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। और एक्सप्रेशन जो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे उसमें जो एयर है वो बाहर छोड़ी जाती है। तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या रहेंगे, प्रेशर विद इन एयर, विद इन लंग्स, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है, इंट्रा पुलमिनरी प्रेशर बोलते हैं उसको, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो सांस अंदर कैसे जाता है, क्योंकि अंदर वाला जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो क्या मिलेगा, यहाँ पे कम हो जाता है, और बाहर का प्रेशर है वो ज़्यादा है, जिसलिए बाहर का प्रेशर हमने देखा है नेचर के अंदर हाइयर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो गैसेज के केस में प्रेशर होता है, तो प्रेशर बाहर ज़्यादा है, अंदर लंग्स में प्रेशर कम है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स में एंटर करती है। देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विच रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो नेगेटिव है लंग्स के अंदर, नेगेटिव का मतलब कम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायग्राम इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन एंट्रियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो जो नेगेटिव प्रेशर है इसको कौन मेंटेन करता है, जो
डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है उसको वो नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से जो एयर जो वॉल्यूम होता है लंग्स के अंदर तो वो बढ़ जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब है एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डायफ्राम शो करते हैं। एंटीरियर रीजन में जैसे माउथ होता है और एनस पोस्टीरियर रीजन में होता है, तो इस एक्सिस के दौरान एक जो डायफ्राम है तो वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप रिब्स। इंटरकोस्टल का मतलब जो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। एंड स्टर्नम इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, और जिसकी वजह से स्टर्नम भी अपवर्ड साइड में उठ जाता है। इसकी वजह से भी जैसे हर जगह से यदि हम जिसको लंग्स को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, जैसे जो डायफ्राम है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में कर रहा था, और जबकि जो ये रिब्स हैं और स्टर्नम है ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं। ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम काजेज ए सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। और इससे क्या होएगा, जो थोरेसिक वॉल्यूम है जो चेस्ट के अंदर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और चेस्ट के अंदर क्या होता है मेनली लंग्स ही होते हैं, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी वॉल्यूम बोलते हैं वो भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो जो हमने ऊपर देखा था प्रेशर ये कम हो जाता है, ये किस चीज की वजह से, जैसे गैसेज के केस में यदि उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम चला जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो बाहर से लंग्स के अंदर एंटर की जाती हैं। एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन में क्या होता है, व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा का मतलब है विद इन, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, और जो पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसमें हाई एयर चला जाता है इस स्टेप में, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। और किस चीज की वजह से, जैसे ऊपर हमने देखा था वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था डायफ्राम, यहाँ पे उसका अपोजिट प्रोसेस रिलैक्सेशन हो जाता है। इंटरकोस्टल रिब्स जो कि इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के अंदर बीच में प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, जो रिब्स और जो स्टर्नम है वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पे वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, थोरेसिक वॉल्यूम है और जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो क्या कम हो जाते हैं, और कम होंगे तो जब जो गैसेज का वॉल्यूम कम कर दिया जाता है तो उनका प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबोव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है मतलब लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जिसकी वजह से जो एयर है वो एक्सप्लोजन का मतलब उसको बाहर धकेल लिया जाता है लंग्स से। Strength of inspiration and expiration can be increased with help of additional muscle in the abdomen। और जो हम सांस लेते हैं उस टाइम पे जो एब्डोमिन होता है, बेली रीजन होता है, वो भी क्या होता है स्वेलअप होता है, फिर उसके बाद श्रिंक होता है। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा मसल्स होती हैं एब्डोमिन के अंदर, जो कि ये जो हमारे इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको कंट्रोल करके रखती हैं, उसको बढ़ाने का काम करती हैं। On an average, a healthy human breathes for 12 to 16 times a minute। एक मिनट में 12 से 16 बार है एक नॉर्मल पर्सन है वो सांस लेता है, तो उसकी ब्रीथिंग रेट ये रहती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज कैसे किया जा रहा है। जैसे रिब्स हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उनको इंटर कोस्टल मसल्स बोलते हैं, और ये स्टर्नम पोर्शन है जो नाइफ बोन बोलते हैं, जिसको आगे प्रेजेंट होती हैं रिब्स जहाँ पे जुड़ी होती हैं। नीचे वाला जो पोर्शन हम देख पा रहे हैं ये डायफ्राम है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक बारी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज किया जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, एयर अंदर आएगी, और जब प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है तो एयर बाहर चली जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और इसके अंदर जो अंदर का इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या कर देती हैं, जब सांस अंदर लेके जाना तो रिब्स को फैला देती हैं। और जो डायफ्राम है वो देख सकते हैं हम, डायफ्राम भी जब सांस अंदर लेके आना है तो ये वैसे तो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम, लेकिन ये फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल चपटा हो जाता है जब एयर एंटर करती हैं, और जब एयर को बाहर निकालना होता है तो ये बिल्कुल कैसा हो जाता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर गेन कर लेता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो ये एक एक नंबर की टर्म्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आती ही आती हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम, टीवी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं,
तो जो हम सांस छोड़ते हैं और जितना सांस हम लेते हैं नॉर्मली, तो वो लगभग 500 मिलीलीटर, आधा लीटर के आसपास होता है। तो वो एक टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और यदि हम 1 मिनट में इसकी वैल्यू निकालें, तो इसकी यदि मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, जैसे हमने देखा था 12 से 16 बार सांस लेता है एक अडल्ट ह्यूमन, तो 12 से 16 की यदि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 6000 मिलीलीटर, या फिर 6 लीटर से 8 लीटर जो हम एयर है वो 1 मिनट में अंदर लेकर जाते हैं अपने फेफड़ों के अंदर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV बोलते हैं इसको। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। जब हम एकदम जो लंबी सांस लेते हैं पूरी जितनी ज़्यादा उसके, तो उतनी सांस के अंदर जितना भी जो एक वॉल्यूम है एयर का वो हम इनहेल करते हैं, तो उसको हम IRV बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर, मतलब 2.5 लीटर से 3 लीटर के आसपास IRV की वैल्यू होती है। उसके बाद है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है कि जब हम जो सांस है, जितना हमारी जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ से हम जितना ज़्यादा उसके जो फेफड़ों की जो एयर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं फोर्सफुली, मतलब पूरे बलपूर्वक, तो उसको हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ERV। और ये कितना होता है, 1000 मिलीलीटर टू 1100 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर से 1100 मिलीलीटर के आसपास ये इसकी वैल्यू होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम, RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सप्रेशन। जब हमने सांस जितना हो सकता है वो बाहर छोड़ दिया है, फिर भी हमारे लंग्स के अंदर एयर बिल्कुल खाली नहीं होती है, कुछ ना कुछ एयर बच जाती है। रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ। और वो कितनी होती है, 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर तक जो एयर है वो बची रह जाती है। उसके बाद है कैपेसिटीज, ये हमने अलग अलग वॉल्यूम डिस्कस किए हैं। उसके बाद है कैपेसिटीज। सबसे पहले है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। जब हम नॉर्मल सांस छोड़ते हैं उसके बाद जो लंबी सांस लेते हैं अंदर, तो वो कितनी कैपेसिटी है, कितना वो एक प्रकार का एक हमारी कैपेसिटी का मतलब है शक्ति कितनी है सांस को अंदर लेके जाने की। तो उसको कैसे निकालते हैं, जो टाइडल वॉल्यूम है जो एक नॉर्मल सांस में हम लेके जाते हैं, और IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, जैसे ऊपर हम देख सकते हैं 500 मिलीलीटर को, और यदि हम IRV मतलब 2500 से लेके 300 को जोड़ देते हैं तो कितना जाता है, 3000 मिलीलीटर से 3500 मिलीलीटर तक की जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है। तो ये वैल्यू ऊपर से निकाल के देखनी पड़ती हैं। वो जो वन मार्क क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे निकाल के नहीं दिखा रखी है, यहाँ पे जस्ट फार्मूला बता रखे है, उस बेस पे हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। जब एक पर्सन नॉर्मली सांस लेता है और उसको फोर्सफुली बाहर निकालता है, तो उसको हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। और ये क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन दोनों का सम होता है। और यदि यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर, इसमें 500 ऐड कर देंगे, इसमें 500 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 1500 मिलीलीटर से 1600 मिलीलीटर के बीच में जो कैपेसिटी होती है वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको FRC शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। जब हम नॉर्मली सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस टाइम जो एयर रह जाती है हमारे लंग्स में वो कितनी होएगी, इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो ERV हमने ऊपर निकाला था 1000 टू 1100 मिलीलीटर, तो इसमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाली वैल्यू उसमें पहले वाली वैल्यू ऐड करेंगे। जैसे 1100 है तो उसमें मतलब जो 1000 है तो उसमें 1100 ऐड करेंगे, और 1100 में 1200 ऐड करेंगे, तो जो ये वैल्यू आ जाती है 2100 से लेके और 2300 मिलीलीटर तक की जो वैल्यू है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी, VC के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सप्रेशन। ERV, TV एंड IRV का सम होता है ये, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉल्यूम है एयर का जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है, कब, आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सप्रेशन, मतलब जितना हमने सांस जोर से छोड़ा है उसके बाद सांस
दोबारा जोर से लिया भी जाता है। तो इसमें सारी वैल्यू ऐड हो जाती हैं। कौन सी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम देख सकते हैं 500, उसके बाद जो 2500 मिलीलीटर है, उसके बाद 1000 मिलीलीटर है। तो ये सारी जुड़ जाती हैं वैल्यू। तो यदि हम जोड़ें 2500 प्लस में 500 3000 और 1000 कितना हो गया 4000, मतलब 4 लीटर से लेके जो इसमें 3500 और 3500 और 1100 4600 मतलब जो 4.5 लीटर है, मतलब 4 लीटर और 600 मिलीलीटर। तो जो 4 लीटर से लेके 4.5 लीटर तक जो वैल्यू होती है वो वाइटल कैपेसिटी की होती है। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक पर्सन जो फोर्स्ड एक्सप्रेशन करता है उसके बाद वो फोर्सफुली इंस्पिरेशन भी करता है। उसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो जैसे ऊपर देखा था हमने कि इसमें तो हमने वाइटल कैपेसिटी में तो जो एयर है वो ली कितनी गई है अंदर एक फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद वो, लेकिन लंग्स के अंदर उस फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद एयर कितनी बची हुई है, तो उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दिया जाता है। यदि हम वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं तो टोटल लंग कैपेसिटी वो आ जाती है। जैसे वो कितनी आई थी हमारी 4000 मिलीलीटर टू 4600 मिलीलीटर, मतलब 4000 मिलीलीटर से 4600 मिलीलीटर के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, अभी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, तो 1100 मिलीलीटर और 1200 मिलीलीटर। तो ये कैसे ऐड करेंगे, 4000 मिलीलीटर है उसमें तो हम 1100 ऐड करेंगे तो 5100 हो जाता है, और जो 4600 मिलीलीटर है उसके अंदर हम 1200 मिलीलीटर ऐड करेंगे तो वो 5800 मिलीलीटर हो जाता है। तो जो 5100 से लेके 5800 मिलीलीटर तक जो एक वैल्यू होती है वो टोटल लंग कैपेसिटी को डिनोट करती हैं। तो ये वैल्यू बड़ी याद रखनी पड़ेंगी हमको, यहाँ से हम जस्ट एक फार्मूला है वो समझ सकते हैं। आगे है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का जो एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, वो कैसे होता है। एलोलाई प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो सबसे पहले एक्सचेंज होता है गैसेज का ब्लड एंड जो एलोलाई के अंदर एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, तो उनके अंदर होता है। और जो दूसरा जो साइट है वो होती है ब्लड एंड द टिश्यू, और ब्लड इनके बीच में एक मिडल मैन का काम करता है जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को टिश्यू के पास लेके जाता है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट उसके द्वारा होता है। मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर टू लोअर। कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर है, जैसे गैसेज के केस में प्रेशर वर्ड यूज करते हैं, और जबकि लिक्विड के केस में हम कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। तो जो प्रेशर कितना है वो ग्रेडियंट का मतलब कितनी कम ज़्यादा वैल्यू है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन। एंड इफेक्टेड बाय सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। साथ में जो सोल्युबिलिटी है, गैस कितना सोल्यूबल है ब्लड के अंदर, जैसे CO2 ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ऑक्सीजन कम सोल्यूबल होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन के लिए स्पेशली हीमोग्लोबिन है वो काम करता है इसको एक्सचेंज करने का, खासकर इसको ट्रांसपोर्ट करने का। और साथ में जो थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की, मोटाई कितनी है मेम्ब्रेन की जिसके थ्रू जो डिफ्यूजन है वो किया जा रहा है, तो उस वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही डिफ्यूजन कम होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल एयर इन ए मिक्सर ऑफ। तो किसी भी मिक्सर ऑफ गैसेज होती हैं तो उसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, जैसे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर होता है। यदि एक मिक्सर में अलग अलग गैसेज प्रेजेंट है, जैसे एयर के अंदर अलग अलग गैस प्रेजेंट है, तो उसमें PO2 क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन कंटेंट। केवल ऑक्सीजन की वजह से जो प्रेशर होता है एयर में वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, CO2 की प्रेजेंस की वजह से जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक ग्रेडियंट सेट किया जाता है, ऑक्सीजन से अपोजिट डायरेक्शन होती है, जैसे फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एलोलाई। तो ब्लड से जो एलोलाई होती हैं और टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एलोलाई एक प्रेशर है, ऑक्सीजन के अपोजिट CO2 का भी सेट किया जाता है। सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो जो CO2 की सोलिबिलिटी है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ये 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन।
जो CO2 की अमाउंट होती है जो कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में से पास हो जाती है पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हाइयर कंपेयर टू, इसका मतलब यही है कि जब ज़्यादा मात्रा CO2 की यदि वो ज़्यादा घुल जाती है तो उसकी वजह से जो डिफ्यूजन है वो भी हाइयर देखने को मिलता है ऑक्सीजन से। 3 मेजर लेयर्स होती हैं जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाती हैं, मतलब जिस मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है। पहली लेयर होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। एल्वेओलाई की जो पतली लेयर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस लेयर की सेल्स की बनी होती हैं, स्क्वायर शेप्ड सेल। और जो सेकंड है वो एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलाई कैपिलरीज। एल्वेओलाई के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो फाइन ट्यूब होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, उनकी जो एंडोथेलियम लेयर है सेकंड लेयर वो होती है। और उनके बाद इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस होता है जो एक पैकिंग का काम करता है। तो ये 3 लेयरिंग के बीच से डिफ्यूजन होता है। टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। हालांकि लेयर 3 है फिर भी जो इनकी मोटाई होती है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। बेसमेंट सब्सटेंस क्या होता है, किस चीज का बना होता है ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एल्वेओलाई की, उसको सपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। और साथ में किससे सराउंड होता है, जो एंडोथेलियल सेल होती हैं कैपिलरीज की, उनसे ये कवर होता है। सिंगल लेयर का मतलब एक सेल्स के साथ में दूसरी सेल, दूसरी के तीसरी सेल, इस तरीके से एक सिंगल लेयर में अटैच होती हैं। मल्टी लेयर नहीं पाया जाता क्योंकि जो डिफ्यूजन लेयर है उसको जितना ज्यादा उसके थिन रखा जाता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मीडियम का काम करता है। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, लगभग जो 97% है, 97% जो ऑक्सीजन है वो RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो RBC के द्वारा ही बोल सकते हैं। जबकि जो 3% बची हुई ऑक्सीजन है उसको डिजोल्व्ड स्टेट के अंदर प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व करके उसको जो टिश्यू हैं उनके पास भेजा जाता है। जबकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है उसको 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। RBC के द्वारा 20 से 25% CO2 है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी। जबकि 70%, क्योंकि इसकी खास बात क्या होती है CO2 की, वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। तो वो जब सोल्यूबल होती हैं तो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो 7% होती हैं CO2 इज कैरिड इन ए डिजोल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो 7% जो बच गई है वो किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व्ड स्टेट में भेजी जाती है। तो डिजोल्व तो ऊपर भी हो रही है लेकिन वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ज़्यादातर भेजी जाती हैं। और जो 20 से 25% मतलब 23% हम मीडियम निकाल सकते हैं तो वो RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखते हैं सबसे पहले हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, एक वर्णक होता है जिसकी वजह से RBC रेड कलर की होती है। और इन्हीं RBC की ज्यादा मात्रा होने की वजह से जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है तो वो रेड कलर का बन जाता है, उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं। रिवर्सिबली का मतलब वो रिमूव भी कर सकता है, जरूरी नहीं बाइंडिंग एक साइड में हो, वो रिलीज भी कर सकता है ऑक्सीजन को। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। प्रत्येक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए रखता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर मतलब ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रही है मिक्सचर ऑफ गैसेज में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग के टाइम पे जो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग फैक्टर हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है वो भी बड़ा डिपेंड करता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, जो कि कार्बोनेट आयन जब बनता है उससे बनती हैं। एसिडिक कंडीशन कितनी है, मतलब टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा बाइंडिंग उतनी ही कम होती है। तो ये फैक्टर प्रभावित करते हैं। CO2 जितनी ज़्यादा उतनी बाइंडिंग कम होगी ऑक्सीजन के साथ। एसिडिक कंडीशन जितनी है उतनी ही बाइंडिंग कम होती है। तो नेगेटिव फैक्टर होते हैं तीनों। उसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। क्या होता है, सिग्मोइड कर्व एस शेप्ड कर्व बनती है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। पार्शियल प्रेशर एक साइड में लिया जाता है ऑक्सीजन का और एक साइड में उसकी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन ली जाती है। तो जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते रहेंगे जो सैचुरेशन है वो बढ़ती रहेगी, लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जो ग्राफ बनता है वो एस शेप्ड ग्राफ बनता है,
वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। हाईली यूजफुल इन स्टडिंग इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स लाइक PaCO2 एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो ये जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो हम अलग अलग कंडीशन पे ये अलग अलग देखने को मिलता है। और तो हम यहाँ से जो इफेक्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, वो हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। O2 gets bound to hemoglobin in lung surface and get dissociated at the tissue। जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जब अटैच होती है लंग सरफेस में और वो टिश्यू के अंदर डिसोसिएट होती है, तो उस केस में इन एल्वेलाई देयर इज हाई PO2, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, कम है, लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है एंड लो टेम्परेचर है। तो ये सारी कंडीशन क्या करती हैं, फेवर करती हैं क्या करने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। जबकि जो टिश्यू के अंदर क्या होता है, जो कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होती है। जो ऑक्सीजन है वो कम मिलेगी क्योंकि सेल में ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाता है। CO2 ज़्यादा मिलेगी क्योंकि सेल्स में CO2 बनती रहती है रेस्पिरेशन में। हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मिलती है, एसिडिक कंडीशन मिलेगी, और साथ में जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होता है नॉर्मल एयर के केस में यदि हम देखें तो, जिसकी वजह से वहाँ पे जो CO2 है वो ज़्यादा अटैच होती है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पे बनता है। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ O2 टू द टिश्यू। तो प्रत्येक जो 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू के अंदर 5 मिलीलीटर तक जो ऑक्सीजन है उसको लेके जाता है हर बार में, मतलब प्रत्येक 5 मिलीलीटर। और जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है ह्यूमन बॉडी में लगभग अडल्ट के अंदर, वो लगभग 6 लीटर के आसपास होती है। तो उससे हम यदि कैलकुलेशन निकालें तो काफ़ी सारी जो अमाउंट है वो O2 की वहाँ पे निकल के आ जाती है एक सिंगल सर्कुलेशन के टाइम पे। जो हम यहाँ से एक पिक, पहले वाली पिक है जो देख सकते हैं टिश्यू के अंदर, और खासकर ये एल्वेलाई के अंदर ही एक्सचेंज है। एल्वेलाई में जैसे ही ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के पास आती हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर की हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। जबकि उससे पहले जो ब्लू कलर वो क्या शो कर रहा है, वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन शो कर रहा है, वो ब्लू कलर की हो जाती हैं। और जैसे ही वो इसमें से CO2 छोड़ती हैं और ऑक्सीजन लेती हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है एल्वेलाई के अंदर। और उसके बाद जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है वो दिखा रखी है, और हीमोग्लोबिन के ऊपर जो भी ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, जैसे ऑक्सीजन आके इस पे ऊपर अटैच हो रहे हैं, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन, ये इसके ऊपर अटैच होते रहते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो अटैच हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये बॉक्सेज आ रहे हैं, ये हमारे ये RBC सेल बोल सकते हैं। और ये क्या करती हैं, जैसे एल्वेलाई के अंदर एयर आती है तो उनको कैच करके चलते हैं। ये जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कैच करता हुआ जा रहा है इसको, ये जैसे इस तरीके से दो दो मॉलिक्यूल्स है वो उठा उठा के जा रहे हैं। वैसे 4 4 मॉलिक्यूल उठाते हैं, RBC तो काफ़ी सारे उठा सकते हैं क्योंकि RBC के पास तो काफ़ी हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद है जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, एक साइड में ऑक्सीजन सैचुरेशन है और जबकि एक साइड में पार्शियल प्रेशर है। तो ये पार्शियल प्रेशर को शो कर रहा है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होएगा उतनी ही हीमोग्लोबिन के पास जो O2 है वो अटैच होएगी। तो इसमें ये शो कर रहा है, जैसे ही ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इसके ऊपर अटैच हो रही है, और जैसे ही ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑक्सीजन इससे कम अटैच होती हैं। और जैसे ही इसका कलर देख सकते हैं हम, जो हीमोग्लोबिन है उसका कलर चेंज हो रहा है, रेड होता जा रहा है, और जैसे ही इसके ऊपर कोई भी अटैचमेंट नहीं है तो कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक मूविंग पिक से बड़ा एक अच्छा इनके बारे में आइडिया ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, CO2 trapped as bicarbonate at tissue level and transported to alveoli is released out as CO2। जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, वो टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज होता है वहाँ पे बाइकार्बोनेट में उसको बदल दिया जाता है, और जैसे ही एल्वेलाई में वो बाइकार्बोनेट पहुँचते हैं तो उसमें से CO2 है वो रिलीज हो जाती है। CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा भेजी जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ जैसे अटैच होती है उसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इफेक्टेड बाय PO2। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है, जैसे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसको PCO2 इफेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे PCO2 जो CO2 की बाइंडिंग है उसको PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो इफेक्ट कर सकता है। तो जैसे टिश्यू के अंदर हम देखते हैं PCO2 ज़्यादा होता है PO2 से, इसलिए हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन से ज़्यादा CO2 है वो अटैच होती है। CO2 बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर्ड एट एलोलाई।
और जो भी CO2 हीमोग्लोबिन के पास अटैच होती है तो उसको एल्वेलाई के अंदर छोड़ दिया जाता है। इन टिश्यू PCO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। तो जो सेल में रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे CO2 ज़्यादा होती है, और CO2 ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, CO2 ब्लड के अंदर ज़्यादा डिफोज होगी, RBC के पास ज़्यादा पहुँचेगी, और जिसकी वजह से जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं HCO3 वो ज़्यादा बनते हैं एंड प्रोटॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं, एंड PO2 इज लो, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर। तो टिश्यू के अंदर हम जर्नल ये समझ सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो हाइयर होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो कम होता है। एल्वेलाई के केस में उल्टा हो जाता है, जो पार्शियल प्रेशर है जो एयर में CO2 का वो कम है जबकि ऑक्सीजन का ज़्यादा है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की एयर में 21% है, और PCO2 की पार्शियल कंसंट्रेशन है 0.03% है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वेलाई के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कम होएगा, जिसकी वजह से डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बिनोहीमोग्लोबिन टेक प्लेस। तो जो कार्बिनोहीमोग्लोबिन से CO2 है वो हट जाती है। रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो जो कार्बोनेट आयन बने थे उसमें से जो वापस CO2 है वो अलग हो जाती है। RBC कंटेन कार्बनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो जो ये बाइंडिंग वगैरह शो की जाती है, कार्बोनेट बनाया जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसके द्वारा किए जाते हैं। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम में पाई जाती है रिएक्शन। इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो वो बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन बनाता है, और यहाँ पे हम CO2 प्लस H2O, यदि क्लोरोफिल और सनलाइट होता तो ग्लूकोज बन जाता। रिएक्शन वही है, लेकिन यदि एंजाइम अलग हैं, कंडीशन अलग हैं, तो अलग प्रोडक्ट वो देखने को मिलता है। यही जो एक अलग अलग जो इमेजिंग नेचर होती है बायोलॉजिकल सिस्टम की, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 टू द एल्वेलाई। तो प्रत्येक जो 100 मिलीलीटर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लगभग 4 मिलीलीटर जो CO2 है वो एल्वेलाई के अंदर भेजने का काम करता है। तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वहाँ पे CO2 ज़्यादा बन रहे हैं, CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और CO2 जब किसके पास आएगी, हीमोग्लोबिन के पास, जो RBC के पास है, तो वहाँ पे जो CO2 और वाटर है दोनों मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो क्या बनाते हैं, H2CO3। और H2CO3 एक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट आयन एंड प्रोटॉन के अंदर और हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो शेप है वो, जो उसका कलर है वो ब्लू हो जाता है। जबकि जब एल्वेलस के अंदर ये हीमोग्लोबिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो ये क्या करेगा, जो रिएक्शन यहाँ पे हुई थी उसकी अपोजिट होती है। जो कार्बोनेट आयन और प्रोटॉन है वो मिलकर H2CO3 बनाएगा। H2CO3 में से कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो CO2 और वाटर को अलग अलग रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से CO2 को एल्वेलाई में छोड़ दिया जाता है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं हम, जो एरोज के निशान है वो सी ऑक्सीजन के हैं, वो हीमोग्लोबिन में जब आते हैं तो उनका कलर है वो रेड में हो जाता है। और जबकि जैसे ही ये CO2 को रिलीज करते हैं, और हम जो एरो हैं ब्लू कलर के जो एरो हैं वो CO2 को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद इसी पीक को यदि यहाँ पे हम देखें अच्छे से, जो थर्ड नेक्स्ट है जो, तो इसमें जैसे ही ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है इनके अंदर, जो टिश्यू के अंदर, और CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये पिक बार बार हमने देखी है। तो जिसके अंदर जो कलर चेंज है वो गैसेज के ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है उसमें कौन सा जो ब्रेन का पोर्शन है वो काम करता है, वो हम देखते हैं। तो न्यूरल सिस्टम ही जो हमारी ब्रीदिंग रेट है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज वगैरह करवानी है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो सारा नर्वस सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम का मतलब एक लयबद्ध तरीके से जो हम सांस लेते हैं, तो वो एक रिदम सेंटर होता है। कहाँ पे, मेडुला ओब्लिगेंटा ऑफ द ब्रेन, तो वहाँ पे रहता है ये। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है सबसे ज्यादा मेन रोल तो ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर ही करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो ये पोन्स रीजन है ब्रेन के, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर हमने देखा था मेडुला रीजन में है, तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये रिदमिक सेंटर को कंट्रोल करता है, और साथ में जो इंस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन है, टाइम है, उसको ये कम कर सकता है।
उसके बाद है कीमो सेंसिटिव एरिया, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रिदमिक सेंटर के आसपास रहते हैं, जो कि हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 के प्रति। जब CO2 ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर तो ये उसको सेंस कर लेते हैं, और साथ में हाइड्रोजन आयन के प्रति भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, कम से कम मात्रा को भी ये क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस एक्टिव दी सेंटर, और जब शरीर के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये सेंटर हैं दोनों एक्टिव हो जाते हैं, विच इन टर्न्स कैन सिग्नल रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी फॉर द एलिमिनेशन, और जो कि रिदमिक सेंटर को अलग अलग जो सिग्नल देता है ताकि इन सब्सटेंस को शरीर से रिमूव किया जा सके। उसके बाद है रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोक्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, तो ये भी जो आर्टरीज के अलग अलग पोर्शन होते हैं उनके अंदर भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है उसको ये कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन, तो इनको दूर करने के लिए उपचार पूर्वक एक्शन है वो रिदमिक सेंटर से करवा सकते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो CO2 है, बार बार CO2 और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है, उन्हीं को ही एक मेन सेंसिटिव मान के ही जो अलग अलग सिग्नल हैं वो भेजे जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है कि ऑक्सीजन की मात्रा को देखा जाता है कि रिदम इसमें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। उसके बाद है तो यहाँ पे हम रेगुलेशन ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो समझ सकते हैं। ब्रेन के अंदर हायर ब्रेन सेंटर, सेंट्रल सेरेब्रल कोर्टेक्स जो वॉल्यूम है कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग, तो ये क्या करता है, जो भी अलग अलग पोर्शन होते हैं तो उनके पास सिग्नल भेजता है, और कुछ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कम ज़्यादा करवाने का काम करते हैं, सांस लेने का मतलब जो एक ब्रीदिंग रेट है उसको कम ज़्यादा करते हैं। जैसे पेरिफेरल कंपोजिशन, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो हमने आर्क वगैरह में देखा है अरोटा के अंदर, जो कि गिरती हुई ऑक्सीजन के लेवल को और बढ़ती हुई CO2 के लेवल को डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला एंड पोन्स के अंदर, जो कि हमने रिदमिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करी थी, तो उनके पास जो सिग्नल है वो कौन भेजता है, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हैं, और रिसेप्टर्स इन मसल्स एंड जॉइंट्स के अंदर जो रिसेप्टर हैं जो कि CO2 और H पॉजिटिव आयनिक कंसंट्रेशन को चेक करती हैं, तो ये तो बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि जो स्ट्रेच रिसेप्टर इन लंग्स हैं और इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जब जो लंग्स हैं वो ज़्यादा फूल जाते हैं तो जब मसल्स पूरी स्ट्रेच हो जाती हैं तो क्या करती हैं, इंस्पिरेशन को जो सांस हम बाहर से अंदर लेके जा रहे हैं उसको कम करते हैं और एक्सपिरेशन को बढ़ावा दिया जाता है इससे। साथ में कुछ रिसेप्टर होते हैं जैसे हम हाइपोथैलेमस में देख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल करते हैं, और जो ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रो कोर्टेक्स है तो वो भी इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मेन जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो है पोन्स एंड मेडुला के अंदर रिदमिक सेंटर या फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। उसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस पार्ट का। जो अलग अलग बीमारियां हैं जैसे अस्थमा है, सांस की बीमारी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और काजिंग वीजिंग, वीजिंग का मतलब एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है सांस लेते टाइम, और ये किस चीज़ की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स हमने देखा है लंग्स के अंदर, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जलन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद है एफिसीमा, ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, मतलब एक एक्यूट डिजीज होती है, क्रोनिक का मतलब लंबे टाइम तक ये डिजीज रह सकती है। इसमें क्या हो सकता है, एल्वेलर वाल है वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस वो कम हो जाती हैं, और सांस की जो एक ब्रीदिंग है वो शॉर्टनिंग हो जाती है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग भी बोलते हैं इसको, जो सांस है वो छोटे हो जाते हैं। किस चीज़ की वजह से ज़्यादा होती है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये कभी कभार होने वाली डिजीज हैं, जैसे मोर कॉमन इन वर्कर ऑफ ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, जो मजदूर जो ग्राइंडिंग का मतलब है जो पीसने का काम करते हैं, किसको, जो पत्थर वगैरह की पिसाई वगैरह होती है जहाँ पे, और स्टोन को तोड़ने का काम होता है तो वहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है, जो जिसकी वजह से जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का वो फुली कोप विद सो मच डस्ट, इतनी सारी डस्ट के साथ वो आसानी से कोप अप नहीं कर सकता, मतलब उनसे आसानी से मतलब निपटारा नहीं कर सकता। लॉन्ग एक्सपोजर राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक यदि डस्ट के साथ ये पर्सन रहते हैं तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस का मतलब है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू,
तो ज़्यादातर जाड़ जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो फेफड़ों में बढ़ने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से लंग डैमेज भी हो सकता है, पूरे फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। वर्कर इन इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो ऐसे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वो मास्क हैं वो पहने, ताकि जो एयर है वो फिल्टर होके लंग्स में जाए, जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर रह जाए।